देश का बंटवारा कराने के अलावा गांधी ने आखिर देश के लिए किया ही क्या है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही फॉल्स स्टेटमेंट जो गांधी जी के खिलाफ जनरल पब्लिक में फैले हैं उन्हें टैकल करेंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा, माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स जैसी उपाधि गांधी जी को क्यों दी। एक आदमी जिसे कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला उसे नोबेल प्राइज विनर्स नेल्सन मंडेला, आंग सान सूची, मार्टिन लूथर जैसे लोग अपना गुरु क्यों मानते थे। भगत सिंह अपने पिता को आखिरी बार मिलते समय गांधी की मदद करने को क्यों बोलते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में सब आज़ादी की खुशियां मना रहे थे तब बंगाल में गांधी क्या कर रहे थे। आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही उन घटनाओं की बात करेंगे जिनके वजह से ये सारे महान लोग इनसे इंस्पायर होने को मजबूर हो गए, उनके जीते जी और मरने के बाद भी। गांधी जी पे जो सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप लगता है वह यह है कि उन्होंने देश का बंटवारा कराया, जो कि सरासर गलत है। गांधी पार्टीशन का हमेशा अपोज करते रहे। इनफैक्ट 16 सितंबर 1940 को गांधी एक स्पीच में कहते हैं कि भारत जैसे गरीब देश का बंटवारा जिसके कोने कोने में हिंदू मुस्लिम साथ बसते हैं यह अराजकता के बराबर है। वो आगे कहते हैं, मैं यह एक हिंदू होने की हैसियत से नहीं कह रहा, पर हिंदू मुस्लिम पारसी और बाकी सारे धर्मों का रिप्रेजेंटेटिव बन के कहता हूँ। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि पहले मुझे काटो फिर देश को बांटो। फिर 13 मार्च 1947 को कहते हैं, आज़ादी पूरे भारत के लिए चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान या खालिस्तान के लिए नहीं। इनफैक्ट गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान आर द ओनली लीडर्स जिन्होंने पार्टीशन को लास्ट तक एक्सेप्ट नहीं किया और अपोज करते रहे। पार्टीशन को रोकने के लिए गांधी इतना तत्पर थे कि जिन्ना को पीएम बनने का ऑफर दे दिया, पर कांग्रेस इसे मानी नहीं। आगे चल के एक रिपोर्टर गांधी से पूछता है, क्या आप अनशन नहीं करेंगे? तो गांधी कहते हैं, अगर कांग्रेस कोई बेवकूफ़ी करता है तो क्या इसका मतलब मैं मर जाऊं? 13 जनवरी 1948 को गांधी अपना दर्द बताते हुए कहते हैं, देश का बंटवारा होने से पहले दिलों का बंटवारा हो चुका था और धर्म के नाम पे लोग अधर्मी हो गए थे। ये तो कुछ ही इंसिडेंट हैं जिनकी मैंने बात की। इसके अलावा बहुत से जगह गांधी पार्टीशन को अपोज करते हुए दिखते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि गांधी पार्टीशन के खिलाफ थे। चलो मान लिया गांधी पार्टीशन के खिलाफ थे, पर जब देश आज़ाद हुआ तो सारा श्रेय लेने वो आगे क्यों आ गए। इससे हम अपने पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, गांधी टुक ऑल द क्रेडिट ऑफ फ्रीडम। इसे समझने के लिए गांधी जी के सचिव रहे प्यारे लाल नैयर की बुक द लास्ट फेथ को पढ़ते हैं। बात है 11 अगस्त 1947, आज़ादी से 4 दिन पहले की। बीबीसी गांधी को आज़ादी पे संदेश देने को कहती है। तब बंटवारे और दंगों से दुखी गांधी बीबीसी को नेहरू के पास जाने को कहते हैं। फिर बीबीसी जोर देते हुए गांधी से कहती है, जो आप संदेश देंगे उसे कई भाषाओं में अनुवादित कर दुनिया भर में प्रसारित किया जाएगा। तब गांधी चिढ़ के कहते हैं, मैं अंग्रेजी बोलना भूल चुका हूँ। अब आप खुद सोचिए कि गांधी अगर श्रेय लेने को उत्सुक रहते तो ऐसे मौक़ों को क्यों ठुकराते जिसमें पूरी दुनिया को बताते कि आज़ादी उन्होंने दिलवाई। पर गांधी ने ऐसा किया। शायद इसीलिए 1915 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने उन्हें महात्मा कहा और उसके 30 साल बाद जुलाई 6, 1944 को नेताजी ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा। वो राष्ट्रपिता जो अपने देश के बंटवारे वाली राजनीति से दुखी था, पर जो इस आज़ादी को और दुखी बनाता है वह इन 2 महापुरुषों का इस आज़ादी को न देख पाना। शायद इसीलिए जहां पूरा देश 15 अगस्त को आज़ादी मना रहा था वहीं दूसरी ओर गांधी व्रत थे और दिल्ली की सेलिब्रेशन से कोसों दूर बंगाल में दंगे शांत करा रहे थे। ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा, ये सारी बातें रिकॉर्डेड हिस्ट्री हैं जिसे आप खुद चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब वीडियो पे वापस आते हैं। गांधी जब देखते हैं कि बंगाल में दंगा नहीं रुक रहा तब वह अपना सिग्नेचर मूव आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ की घोषणा करते हैं। 4 सितंबर को उनका तबीयत खराब होने लगता है। तब दंगों के सरगना गांधी के पास आते हैं और उनके पैरों में हथियार रख कसम खाते हैं कि अब बंगाल में दंगे नहीं होंगे। पर दूसरी तरफ पंजाब में ट्रेनों में लाशें भरकर आ रही थीं, जिस पर पंजाब में पोस्टेड लॉर्ड माउंटबेटन कहता है कि पंजाब में 55,000 सैनिक बल होते हुए भी दंगे नहीं रुक रहे, पर बंगाल में सेना के नाम पर केवल 1 आदमी है, इसके बावजूद दंगे नहीं हो रहे। और आगे कहता है
कि एज ऑफ सर्विंग ऑफिसर अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं इस वन मैन बाउंड्री फोर्स को थैंक्स कहूँगा। ये थे उनके नॉन वायलेंस की ताकत। पर अब कई लोग का मानना है कि समय बदल गया है और गांधी के तरीके आउटडेटेड हो गए हैं, जिससे हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3, गांधीयन फिलॉसफी इज आउटडेटेड नाउ। इस पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यूटोपियन मतलब होता है काल्पनिक संसार और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कार्यों या शक्तियों का बांट देना। अब आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें से पहला है पंचायत राज। पंचायत राज की मांग करते हुए हम गांधी जी को उनकी राइटिंग्स और स्पीचेज में कई जगह देख सकते हैं, पर नेहरू और बाकी यंग लीडर्स गांधी जी की डिसेंट्रलाइजेशन और विलेज पंचायत के आइडिया को इम्प्रैक्टिकल और यूटोपियन बोलते थे। और जब 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट में पंचायत टर्म गांधी जी को कहीं नहीं दिखता, तब गांधी जी इसे क्रिटिसाइज करते हुए काफ़ी कुछ बोलते हैं, जिसका समरी इस एक लाइन में है, द ग्रेटर द पावर ऑफ द पंचायत द बेटर फॉर द पीपल। मतलब पंचायत को जितनी ताकत दी जाएगी लोगों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। फिर 1949 में आर्टिकल 40 ऐड किया जाता है, जिसमें पंचायत राज की बात की गई है। फिर इसके 10 साल बाद 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी के जन्मदिन पे राजस्थान में पंचायत राज की स्थापना की जाती है, इसे अपोज करने वाले जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब आते हैं गांधी जी की दूसरी आउटडेटेड बोले जाने वाली फिलॉसफी, नॉन वायलेंस पे। अगर हम राह चलते किसी से पूछें कि गांधी जी की टीचिंग्स को एक शब्द में बताओ, तो वह सीधे कहेगा अहिंसा, पर साथ में ये भी बोलेगा इस समय इसका कोई यूज नहीं, जो कि सही भी लगता है। इसे समझने के लिए हम हाल ही में हुए कुछ प्रोटेस्ट को एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले CAA NRC प्रोटेस्ट। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CA भी आने जा रहा है, CA भी आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा, जो कि ज़्यादातर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट रहा। रिजल्ट अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर कुछ नहीं किया। दूसरा किसान आंदोलन, ये भी ज़्यादातर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ही रहा। रिजल्ट आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तीसरा लेते हैं अग्निवीर। In Uttar Pradesh's Balia, army aspirants set a train on fire. Huge and thick smoke can be seen from kilometers away. The mob also damaged the railway station property. जिसके वजह से सरकार को अपर हैंड मिल गया और लोग फॉर्म भर रहे हैं। उम्मीद है इससे आप यह तो समझ गए होंगे कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी यूजफुल है, और अगर नहीं समझे तो योगी जी ये तो कुछ ही पॉइंट है जिनकी मैंने बात की। इसके अलावा बहुत से मिसकंसेप्शन है जो गांधी जी के खिलाफ जानबूझकर फैलाए जाते हैं ताकि उनकी लेगेसी को डिफेम किया जा सके। जैसे कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए कभी कोशिश नहीं किया, जो कि बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए इरविन को कई लेटर्स लिखे थे और मीटिंग्स भी की थी। उल्टा भगत सिंह अपने पिटीशन में कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार को मुझे एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह गोली मार देनी चाहिए, और जब भगत सिंह के पिता उन्हें माफ़ी मांगने को कहते हैं तो भगत सिंह उल्टा अपने पिता से कहते हैं कि अगर आपको वाकई में आज़ादी चाहिए तो अपने जनरल गांधी की मदद कीजिए। एक और बहुत फेमस मिसकंसेप्शन है कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाने के लिए जनवरी 1948 में अनशन रखा था। अब मज़ेदार बात यह है कि गांधी ने कभी पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की बात ही नहीं की, तो उसके लिए अनशन रखना दूर की बात है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए अनशन रखा था। सेम ऐसे ही एक और झूठी अफवाह इस तरह के पोस्ट से फैलाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि गांधी ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान एक कॉरिडोर देने वाले थे। इसकी भी बात गांधी ने कभी नहीं की अपने किसी भी मीटिंग, प्रेयर या स्पीच में। एक और बहुत फेमस मिसकंसेप्शन है कि गांधी मुस्लिम अपीजमेंट करते थे और हिंदुओं के खिलाफ थे। अब आप खुद सोचिए कि जो आदमी रोज़ गीता पढ़ता है, हमेशा गीता साथ लेके चलता है, वो हिंदू विरोधी कैसे हो सकता है। असल बात यह है कि गांधी कट्टरपंथियों के खिलाफ थे, फिर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। इसीलिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा गांधी को पसंद नहीं करते थे और इसी कारण से दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार कर विरोध किया था। पर इन दोनों का आपस में बहुत याराना था, तभी तो दोनों ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा गठबंधन कर बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में गठबंधन की सरकार बनाई थी। इतना कुछ बताने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अक्टूबर को लोग फिर सोशल मीडिया पे गांधी के खिलाफ ट्रेंड चलाने लगेंगे। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। नाथूराम गौडसे अमर रहे, महात्मा नाथूराम गौडसे अमर रहे।
अखिल भारत हिंदू महासभा अकेले रहेंगे गांधी जी, अकेले चल रहे हैं। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। पर वही दूसरी तरफ इनके नेता जिन्हें ये लोग अपना आदर्श मानते हैं वो खुद गांधी के सामने सिर झुकाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, जब इनके नेता देश के बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ, क्योंकि इन्हें भी पता है देश में कितना भी अफवाह फैला लो, देश के बाहर गांधी के नाम का ही सिक्का चलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला से लेकर आंग सान सू की, सब गांधी को मानते थे। तभी तो कोई बाहर से भारत आता है तो उसे गांधी के साबरमती आश्रम जरूर ले जाते हैं। फिर चाहे यूएसए के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, चाइना के शी जिनपिंग या जापान के शिंजो आबे, ये वही साबरमती आश्रम है जिसे गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन शुरू करते समय छोड़ा था और कसम खाए थे कि वापस तभी आएंगे जब देश आज़ाद हो जाएगा, पर वे वापस आ न सके। अभी भी कई पॉइंट बच गए हैं, जैसे गांधी का कास्ट सिस्टम रिव्यू, गांधी वर्सेज अम्बेडकर और पूना पैक्ट, सरदार पटेल का पीएम पोस्ट और सबसे हॉट टॉपिक गोडसे की बुक व्हाई आई किल्ड गांधी का डिस्कशन। इन सारे पॉइंट को इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये देखिए। ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men in our time.